हेलो हाय, कैसे हैं आप लोग? बताइए। उम्मीद करती हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे और बहुत सारी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। यूथ प्रैक्टिस सेट 70 हो चुका है और आपका जो है पिछला चैप्टर भी खत्म हो चुका है, जो 25 चैप्टर था किसका, होम मैनेजमेंट का। आज होम मैनेजमेंट का 26 वाला चैप्टर है जिसका नाम है उपलब्ध साधन और विनियोग, आय, बचत एवं बजट, जिसका मैंने कुछ प्रारूप आपको समझाया था पिछली वीडियो में। उसी के माध्यम से आज हम लोग क्वेश्चन करेंगे। बहुत कठिन नहीं है, ऐसा कुछ नहीं कि आप उसको समझ ना सके जिसको समझने में आपको प्रॉब्लम हो। ठीक है, चलिए तो यूथ प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे। आपको एक चीज़ और मैं बता दूं कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार ये आपकी लाइव क्लासेस चलेंगी और आपके शनिवार और रविवार आपका यूथ प्रैक्टिस सेट चलेगा हर हाल में। ठीक है, यूथ प्रैक्टिस सेट हो सकता है संडे को लेट आ जाए या जल्दी आ जाए, उसकी बात नहीं है, लेकिन हाँ जो है सैटरडे को आपको इसी टाइम में मिलेगा। ठीक है, तो चलिए फिर शुरू करते हैं यूथ प्रैक्टिस सेट का क्वेश्चन नंबर 1 आज का क्या है। आज का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हुए चलते हैं। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से क्षतिपूर्ति के घटक हैं? कौन से हैं? मूल वेतन है, सामूहिक मोल भाव है, प्रोत्साहन है, आधारभूत क्षतिपूर्ति है, क्या है? तो जब भी आपकी कोई क्षति होती है यानी कोई नुकसान होता है तो नुकसान की पूर्ति कौन करता है? अगर आपको वेतन मिलता है तो आपकी जो क्या होती है, क्षतिपूर्ति हो जाती है। सामूहिक मेल भाव से क्षतिपूर्ति नहीं होती है, आत्मिक क्षतिपूर्ति भले हो जाए। ठीक है, और अगर आप आधारभूत मतलब कि जो आपकी जमीनी स्तर की क्षतिपूर्ति है वो भी नहीं है। आपकी क्षतिपूर्ति के घटक कौन कौन से हैं? आपके कौन कौन सा है? मूल वेतन है, साथ साथ प्रोत्साहन है। ऑप्शन नंबर ए और सी बिल्कुल सही है। और बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह बचत की आम पद्धति है जो अंत में निवेश बनती है। स्टॉक, जीवन बीमा, शेयर, चिट फंड। ऐसा कौन सा बचत है जिस बचत की आम पद्धति जो अंत में निवेश बन जाती है? मतलब पहले आप बचत करते हैं, बाद में क्या हो जाता है, ये निवेश बन जाता है, मतलब आप इसमें खर्च करते हैं। ठीक है, तो आपको ये बताना है। तो क्या स्टॉक है आपका, या आपका शेयर है, या आपका जीवन बीमा है, या चिट फंड है? तो देख लीजिए आपकी कुछ चीज़ें हैं इसमें। आपका जो जीवन बीमा है ये भी क्या होता है, शुरुआत में आप इसको लेते हैं, सब लोग लेते हैं, आम पद्धति है। और आपके जो शेयर है ये भी लोग खरीदते हैं। ठीक है, आम पद्धति शेयर नहीं, जीवन बीमा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ऑप्शन है तो इसलिए हम लोग देखेंगे। ठीक है, और अंत में निवेश बन जाती है, मतलब कि निवेश, शेयर में भी आपने निवेश कर रखा है, लेकिन शेयर में आप निवेश करते हैं, जरूरी नहीं है ये आपको मिले ही मिले, ये घाटे में भी जा सकता है, लेकिन आपको जीवन बीमा मिलता ही मिलता है। ठीक है, तो मुख्य आंसर आपका यहाँ पर सही जीवन बीमा होना चाहिए, पर शेयर भी दिया हुआ है तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर बी दोनों सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के सदस्यों को उपलब्ध वह आय इनमें से क्या है जिसमें भौतिक वस्तुएं और सेवाएं शामिल हैं? पैसे का उपयोग किए बिना, ठीक है, मतलब आपने पैसे नहीं, तो जहाँ पर पैसे का उपयोग नहीं होता है वहाँ पर आप ये समझ लेंगे क्या आ जाएगा, अप्रत्यक्ष है। प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष में एक चीज़ उल्टा है क्या? प्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ दिखाई दे और अप्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ नहीं दिखाई दे, लेकिन यहाँ पर क्या है, अप्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ दिखाई दे और प्रत्यक्ष मतलब जो चीज़ नहीं दिखाई दे। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से सुनिएगा, आंसर पे मत जाइएगा। ठीक है, मुझे शायद लग रहा है कि इसमें आवाज़ नहीं आ रही है, लेकिन पता नहीं, अब रिकॉर्ड करके तभी मैं सुनूंगी, सोचूंगी आवाज़ आ रही है कि नहीं। ठीक है, अगर आ रही होगी ठीक है, नहीं आ रही होगी तो दोबारा रिकॉर्ड कर देंगे। पैसे का उपयोग किए बिना परिवार के जो सदस्य को प्राप्त होता है, पैसे के उपयोग किए बिना, तो परिवार के सदस्यों को पैसे के उपयोग किए बिना जो है उपलब्ध आय जो होती है वो कौन सी होती है? प्रत्यक्ष होती है, अप्रत्यक्ष नहीं होती, इसमें गलत दिया हुआ। अप्रत्यक्ष वो आय होती है कि प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत वह वस्तुएं सेवाएं आती हैं जो आप किसी भी पैसा नहीं देते उस फिर भी आपको प्राप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है, आपने सब्जी उगा दी, आपको सब्जी प्राप्त हो गई, लेकिन आपने पैसे नहीं खर्च किए, आपको सब्जी प्राप्त हो गई। ठीक है, और आपकी अप्रत्यक्ष आय क्या होती है? अप्रत्यक्ष आय होती है ये कि आपने पैसे दिए हैं। ठीक है, आपने क्या किया, आपने सब्जी खरीदी सब्जी वाले से और पैसे देके सब्जी लिया, वो आपका क्या हो जाता है? प्रत्यक्ष आय हो जाता है। ठीक है, तो धन के द्वारा खरीदी जाने वाली चीज़ क्या हो जाती है? वो आपकी अप्रत्यक्ष आय हो जाती है, और बिना धन की खरीदी जाने वाली चीज़ क्या हो जाती है? प्रत्यक्ष आय हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ऑप्शन नंबर इसमें बी दिया हुआ, उसको प्लीज़ सही कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र एक आम आदमी की में बचत की आदत को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई एक योजना है। इस योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा जमा राशि किसके माध्यम से स्वीकार की जाती है? ठीक है, जिसमें आ रहा है भारतीय स्टेट बैंक,
भारतीय रिजर्व बैंक, डाकघर, कोई भी सरकारी या गैर सरकारी वित्तीय संगठन। ठीक है, तो बताइए इसमें क्या होता है। तो आपका जो राष्ट्रीय बचत पत्र होता है ये किसके, डाकघर के माध्यम से लिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है, देखते हैं। बैंक खाते का वह प्रकार कौन सा है जिसमें जमा की गई राशि पर ब्याज नहीं दिया जाता है। बचत खाता, सावधि जमा खाता, बचत खाता, सावधि जमा खाता, चालू खाता, आवर्ती खाता। बचत खाते पर क्या होता है, आपको मिलता है ब्याज। ठीक है, सावधि खाते पे भी मिलता है, आवर्ती जमा पे भी मिलता है, और चालू खाते पे आपको क्या मिलता है, ब्याज नहीं मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है। किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है। धन की आय, मूल आय, कुल अभौतिक आय या कुल आय। तो धन की आय अगर होती तो वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से, वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से। ठीक है, वास्तविक आय क्या होती है, वास्तविक आय होती है कि जो है वास्तविक आय वस्तुओं और सेवाओं के एक ऐसे प्रवाह हैं जो मानवीय जो आवश्यकता है उसको संतुष्टि देते हैं, एक निश्चित समय और के लिए उपलब्ध रहती है, उसी को कहते हैं हम लोग क्या, वास्तविक आय। ठीक है, तो किसी व्यक्ति द्वारा वास्तविक आय के उपयोग या उपभोग के माध्यम से प्राप्त संतोष की भावना को क्या कहा जाता है। धन की आय बोलते हैं, मूल आय बोलते हैं, कुल आय बोलते हैं, अभौतिक आय बोलते हैं, बताएं। तो समझ गए हैं कि वास्तविक आय कौन सी होती है, इसमें धन ना खर्च किया जाए। ठीक है, धन होता है, खर्च किया जाता है, एक प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष में धन आता है, अप्रत्यक्ष में धन नहीं आता है। लेकिन अगर वास्तविक आय की बात की जाए या अमौद्रिक आय की बात की जाए तो क्या होता है, अभौतिक आय। अभौतिक आय मतलब धन की आय नहीं होगी और चीज़ें होंगी, आपको और सुख शांति मिलेगा, सामान मिलेगा, आपको कोई गिफ्ट ला कर दे देगा, आपको कोई कुछ ला कर दे देगा जिसमें आप पे पैसे नहीं खर्च हो रहे, आपको मिल रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभौतिक आय हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। एक पॉलिसी जिसे किसी निर्दिष्ट अवधि में या किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक मुफ्त राशि प्रदान करने के लिए रूपांकित किया गया है, उस राशि का नाम क्या है। ठीक, उस पॉलिसी का नाम क्या है। एक पॉलिसी जिसे किसी निर्दिष्ट अवधि में, निर्दिष्ट मतलब किसी की एक अवधि तय की गई हो, किसी व्यक्ति की मृत्यु के बाद एक मुफ्त राशि मतलब सारी राशि एक साथ दी जाए जो है करने के लिए रूपांतरित किया गया, उसका नाम क्या है। एंडाउनमेंट पॉलिसी, बीमा पॉलिसी, संचयी पॉलिसी, सुदेश पॉलिसी। ठीक है, मतलब सा उद्देश्य, सुदेश मतलब सा उद्देश्य पॉलिसी। तो जो ये पॉलिसी होती है आपकी संचयी पॉलिसी, संचयी मतलब इकट्ठा करने वाली पॉलिसी होती है। इसमें रुपए इसीलिए इकट्ठा कहते हैं, मान लो खुदा ना खास्ता जिसके नाम से पॉलिसी है, LIC है, उसका अगर निधन हो जाता है तो क्या हो जाएगा कि जो है उस परिवार को मिल जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी मैं बात बताना चाहूँगी। एक लोग मेरे फैमिली फ्रेंड कम रिश्तेदार समझ सकते हैं आप उनको थे, तो उन्होंने करीब 1 करोड़ की पॉलिसी करा रखी थी, 50 लाख की। और आज समय जो है कोरोना का समय चल रहा था तो एक्सीडेंट से उनकी मृत्यु हो गई। उसमें आज मतलब बच्चे छोटे छोटे थे तो फिर इसलिए मृत्यु हो गई, तो जो है थोड़ा सा सोच विचार करने वाली बात पड़ी। लेकिन जब आपका जीवन बीमा पॉलिसी मिला तो करीब 1 करोड़ रुपए मिला, जिससे काफ़ी मतलब सेटलमेंट हो गया उनका। तो यही क्या होती है, संचयी पॉलिसी होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आइए देख लेते हैं। थोड़ा जल्दी चलेंगे क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 50 क्वेश्चन करवा दूँ। 50 क्वेश्चन करवा दूँगी तो थोड़ा जल्दी ख़त्म होने के जो है संभावना रहेगी। जैसे जैसे आय में बढ़ोतरी होती है, भोजन पर खर्च की गई आय का अनुपात घटता है। हालांकि भोजन पर खर्च की गई वास्तविक आय बढ़ जाती है। यह नियम आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है, बहुत फेमस है, इसको तो किसी को बताना ही नहीं है किसके नाम से जाना जाता है। मेंडेल का नियम है,
या रोजगार संरक्षण कानून है, एंजेल का नियम है, उपभोक्ता नियम है। तो आपका एंजेल का नियम है, एंजेल नियम है। इसमें क्या होता है, जैसे जैसे आपकी आय बढ़ती है खाने पर खर्च आपका कम होता है। कैसे खाने पर खर्च कम होता है, समझिए इसको कि मान लीजिए 100 रुपये आपकी कमाई थी पहले, तो आपने खाने पर कितना खर्च किया था, 25 रुपये खर्च किया था, ठीक है। यानी कि आपने 100 रुपये का कितना भाग खर्च किया था, 25% खर्च किया था। आज आपकी 1 लाख जो है अगर आए, तो क्या आज भी आप 25% खर्च कर रहे हैं? बताइए, नहीं होता ना। आय दिन ब दिन कम हो जाती है। अगर आय आपकी बढ़ती है तो खाने पर आय कम होती है। ये किसका है, एंजेल का नियम है, जिसको एंजल या एंजल जो भी आप बोल सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बजट का प्रकार नहीं है, वास्तविक बजट, आदर्श बजट, असंतुलित बजट और औसत बजट। कौन सा बजट का आपके जो है प्रकार नहीं है, तो वास्तविक बजट बजट का प्रकार है, आदर्श बजट है, बताइए प्रकार है, औसत बजट, असंतुलित बजट। तीनों बजट, चारों बजट बताइए। तो आपका क्या सही होगा, आपका असंतुलित बजट। आपका वास्तविक बजट भी सही है, आदर्श बजट भी सही है, औसत बजट भी सही है। आपका अगर जो है कुछ गलत होगा, मतलब आपका इस क्वेश्चन के माध्यम से अगर सही होगा तो क्या होगा, असंतुलित बजट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आइए क्या है। मासिक आय का संबंध मुख्य रूप से होता है किससे, मुद्रा से, संतोष से, काले धन से, उपरोक्त सभी से। मासिक आय, मासिक आय की बात हो रही है। मासिक आय का मुख्य संबंध किससे होता है, तो आपका होता है किससे, मासिक आय जरा बता दें किससे होता है, बताएं बताएं बताएं। तो मासिक आय आपका होता है संतोष से, ठीक है। मुद्रा से भी मासिक आय मिलती है, ठीक है, और काले धन से भी मानसिक संतुष्टि मिल सकती है। लेकिन काले धन को अगर कमाया जाता है तो दिल में एक डर बना रहता है, ऐसा ना हो कहीं मैं पकड़ लिया जाऊं। रुपए बहुत आते हैं तो जो है एक संतुष्टि होती है, लेकिन नेक्स्ट तुरंत होता है कि थोड़ा और मिल जाता तो अच्छा था। लेकिन बोलते हैं ना कि जो है सब धन आ जाए लेकिन संतोष ना आए तो कोई फ़ायदा नहीं उन धन का आने से, और सब धन ना आए लेकिन संतोष आ जाए तो सबसे बड़ा धन होता है। तो संतोष जो होता है वही आपका मानसिक आय होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, कौन सा चेक केवल बैंक के खाते में जमा होता है, रेखांकित चेक, आदेश चेक, विकृत चेक, वाहक चेक। चेक से है क्वेश्चन, जरा बताएं कौन सा ऐसा चेक है जो बैंक खाते में जमा होता है। तो जो आपका रेखांकित चेक है ये बैंक खाते में जमा होता है, और सारे चेक जो होते हैं आपके ये जो है जो विकृत चेक होता है वो लिया नहीं जाता है, और आपका वाहक चेक जो होता है वो जो है जब लोग बाहर कहीं जाते हैं तो उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। मासिक वेतन किस आय के अंतर्गत आता है, अप्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। मासिक वेतन की बात हो रही है, तो मासिक वेतन जो आता है आपका किसके अंतर्गत आता है, बताएं। तो इसका आप क्या सोचेंगे, अप्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष है, ए और बी दोनों। तो थोड़ा सा कन्फ्यूजन आपको होगा, लेकिन इसमें प्रत्यक्ष आएगा। क्यों, क्योंकि हम रुपए देकर वेतन नहीं ले रहे हैं, हम अपना श्रम देकर वेतन ले रहे हैं, और श्रम देकर अगर वेतन ले रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा, प्रत्यक्ष आय में आ जाएगा। हम अपना श्रम दे रहे हैं, हम अपना जो है क्या दे रहे हैं, हम अपना जो है अपना काम कर रहे हैं, उसके द्वारा वेतन प्राप्त कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा वो आपका किस में आ जाएगा, वो आपका आ जाएगा प्रत्यक्ष आय में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। एंजिल के उपभोग नियम के अनुसार व्यय की मदें कितनी हैं, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, ठीक है। एंजिल का जो उपभोग का नियम है उसके द्वारा जो आपकी व्यय के नियम है वो कितने हैं पूछा जा रहा है, मद कितने हैं। तो एंजिल का नियम का है कौन सा, भोजन है, वस्त्र है, मकान है, प्रकाश है यानी ईंधन प्रकाश है, और शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, ये चीज़ें हैं। तो कितने हैं आपके, 5 हैं, ठीक है। तो कौन सा आंसर चला जाएगा, आंसर नंबर आपका सी चला जाएगा, 5। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, ये देख लेते हैं। एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग आय एवं व्यय के आवंटन हेतु किया जाता है। श्रम है, बजट है, जनगणना है, और संसाधन है, ठीक है। ऐसा क्या है जरा मुझे बताएं। तो एक मूल्यवान साधन क्या है, इसका उपयोग आय और व्यय के आवंटन, मतलब कि आवंटन आया और गया, आया और बटा, इसके लिए क्या आता है, तो क्या बनाया जाता है, तो बजट बनाया जाता है। तभी उसका हम लोग क्या करते हैं, कितना पैसा आया कितना पैसा गया, इसकी हम लोग सूची बनाते हैं, उस बात कार्य करते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि
निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय धन संबंधी संस्था नहीं है? बैंक, LIC, जीवन बीमा निगम, उधार देने वाला सहकारी समिति। कौन सी वित्तीय धन संबंधी संस्था की बात करें तो बैंक एक संस्था है, LIC एक संस्था है, आपका सहकारी समिति एक संस्था है। उधार देने वाला कोई संस्था नहीं होता, ठीक है। उधार देने वाले हम आप होते हैं जो कि जल्दी मिलता नहीं, किसी को उधार दे दो तो, ठीक। तो ये संस्था ऐसी नहीं है, संस्था है ही नहीं, और किसी ने संस्था बना ली है तो रोना है उसको जीवन भर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है ये देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इसमें से अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है? ठीक है, अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है? बैंक में जमा बचत, बीमा पॉलिसी, लोक भविष्य निधि योजना, कर्मचारी भविष्य निधि योजना। ठीक है, अनिवार्य बचत श्रेणी में क्या आता है? तो इसमें आपको बताइए कौन सा है। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ती हूँ क्योंकि बहुत आसान सा क्वेश्चन है, तो एक आध क्वेश्चन आप लोग को भी मिलना चाहिए। तो ज़रा बताइएगा अनिवार्य बचत की श्रेणी में क्या आता है। थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है आप लोगों को या किसी के भी लिए हो सकता है, तो मुझे बताएंगे, कल मैं इसका आंसर बताऊंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आइए देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रतिलाभ जो एक व्यक्ति शेयर्स से प्राप्त करता है उसका रूप क्या है? ब्याज है, लाभांश है, किराया है, सेवाएं हैं। तो लाभ जो आपको मिलता है वो लाभांश होता है, ब्याज आपको किसी चीज़ के जो है आपने पैसा जमा कर रखा है उससे मिलता है, किराया आपको मकान से मिलता है, सेवाएं आपने किसी को दी हैं तो उससे प्राप्त हो रही है, लाभ आपको मिलता है शेयर से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका आइए देखते हैं। एक अच्छा बजट होता है लचीला, कठोर, आदर्शवादी, अवास्तविक। ठीक है, एक कैसा बजट होता है? बजट कैसा होना चाहिए? बजट होना चाहिए आपका लचीला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या है आइए देख लेते हैं। वास्तविक आय को कौन सी आय कहते हैं? प्रत्यक्ष, पैसा, मानसिक, कुल। वास्तविक आय को कौन सी आय बोलते हैं बताना है। तो वास्तविक आय बताइए कौन सी आय? प्रत्यक्ष है, पैसा है, मानसिक है, या आपकी कुल है यानी संपूर्ण है। तो वास्तविक आपकी आय कौन सी है? प्रत्यक्ष है, यानी कि इसमें पैसा नहीं आता है। ठीक है, वास्तविक आय में। ठीक है, लेकिन वास्तविक आय में दो आय आती हैं, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष में रुपए नहीं आते, अप्रत्यक्ष में रुपए आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को क्या कहा जाता है? व्यय, आय, बचत, बजट। क्या बोलते हैं बताएं। तो आपको वित्त का प्रबंधन करने के लिए व्यवस्थित और एक अच्छी सावधानी पूर्वक सोची गई योजना को हम लोग जो बोलते हैं वो क्या बोलते हैं? वो हम लोग बोलते हैं बजट। ठीक है, क्या बोलते हैं? बजट बोलते हैं। तो ऑप्शन अपना सही कीजिएगा, कोई आपके बुक में जो है आंसर गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देखते हैं क्या है। बजट तैयार करते समय आवश्यक सोपानों का अनुक्रम दिया गया है, उसको सही लगाना है। कुल प्रत्याशित आय का आकलन, वांछित मदों की लागत का आकलन, जिन वस्तुओं और सेवाओं की जरूरत है उनकी सूची बनाना, वास्तविकता के लिए योजना की जांच करना, प्रत्याशित आय तथा व्यय को समतुल्य करना, योजना को लिखित रूप देना। ये आपका तरीका है, जरा इसको फटाफट बता दीजिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे बजट तैयार करने के लिए क्या क्या करेंगे? सबसे पहले जो है आपकी कुल आय का आकलन करेंगे, जो आपकी आय है उसका आकलन करेंगे, तभी तो हम लोग देखेंगे कितना किस में लगता है। तो क्या करेंगे? कुल आय का आप क्या करेंगे? आकलन करेंगे। ठीक है, कुल आय का आकलन करेंगे। कुल आय का आकलन करेंगे, जिन वस्तुओं और सेवाओं पर जो है आपका खर्च होता है उन वस्तुओं और सेवाओं को लिखेंगे। ठीक है, जिन वस्तुओं सेवाओं को खर्च होता है उन वस्तुओं सेवाओं को हम लोग क्या करेंगे? लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद में क्या हो जाएगा कि जब आपने लिख लिया तो वांछित मदों की आपकी जो लागत है उसका आकलन करेंगे कि इतना सब्जी मिलता है, इतना फल में लगता है, इतना दूध में लगता है, इतना गैस में लगता है, इतना झाड़ू व पोछे वाले को देना है, इतना जो है कपड़ा प्रेस करने वाले को देना है। तो आपको क्या हो जाएगा कि आप क्या करेंगे? वांछित मदों की जो है क्या करेंगे? आकलन करेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे कि जो है वांछित मदों की आकलन करने के बाद आप योजना को लिखित रूप देंगे। अब आप बनाएंगे, लिखेंगे। ठीक है, लिखने के बाद में आप क्या करेंगे? जो प्रत्याशित आय है, ठीक है, जो आपके पास
प्रत्याशित आय तथा व्यय को समतुल्य करेंगे। ठीक है, जो आपका आय है वो कितना है और आपका व्यय कितना खर्च होने वाला है, इसको आप बराबर भाग में क्या करेंगे, बांटेंगे। इसके बाद वास्तविकता के लिए योजना की जांच करेंगे। अब आपके सही क्या है गलत क्या है, तो आप वास्तविकता के लिए क्या करेंगे, योजना की जांच करेंगे। आपका ऑप्शन नंबर क्या चला जाता है सही, देख लेते हैं। पहला है, तीसरा है, दूसरा है, पांचवा है, चौथा है, पहला है, दूसरा नहीं, ये है आपका पहला, दूसरा, पहला है, तीसरा है, दूसरा है, चौथा है। ठीक है, जो भी है यही आपका है। ठीक है, क्या है आपका, मैं नोट कर रही हूँ, नोट करिए ज़रा सा। सबसे पहले पहला आएगा, पहले के बाद तीसरा आएगा, तीसरे के बाद में दूसरा आएगा, दूसरे के बाद में आपका चौथा आएगा, चौथे के बाद में पांचवा आएगा, पांचवें के चौथा नहीं, ये छठवां आएगा, छठवें के बाद में आपका क्या आ जाएगा, जो है लास्ट में चौथा आ जाएगा। यही आपका ऑप्शन सही है, इसको आप लगा लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लेते हैं। आय के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किन विधियों का उपयोग किया जाता है। मानसिक जांच, व्यय का मूल्यांकन, बचतें और निवेश, व्यक्ति द्वारा जांच, अभिलेख रखना, बजटन। क्या आपको करना है जरा आपको बताना है इसी में। चलिए बताइए जरा कि जब आप आय के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कोई विधि अपनाते हैं तो कौन सी विधि है। तो सबसे पहले जब आप करते हैं किसी भी विधि के लिए तो सबसे पहले आपका मानसिक संतुलन होना सही जरूरी है, यानी कि आपका मानसिक जो है दिमाग सही होना आवश्यक है। मानसिक आपने जांच कर ली, उसके बाद में व्यक्ति द्वारा आप जांच की जाएगी। ठीक है, क्या करेंगे, देखिए आय के प्रयोग को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से आय का प्रयोग जो करना है उसको नियंत्रित करने के लिए क्या करेंगे, व्यक्ति द्वारा जांचेंगे, व्यक्ति द्वारा जांच की जाएगी। ठीक है, उसके बाद में क्या करेंगे, आप लिखा पढ़ी रखेंगे ताकि आपको पता चले। आपका यही ऑप्शन सही है, 1 है, 4 है, 5 है, कहाँ पर, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बजट निर्माण के निम्नलिखित सोपानों का सही वर्णन कीजिए, जो अभी हम लोगों ने ऊपर किया था। वांछित मदों की लागत का आकलन, परिवार, वही सेम चीज़ें हैं, देख लीजिए। परिवार की जरूरत की वस्तुओं और सेवाओं की सूची बनाना, यह सुनिश्चित करने के लिए योजनाओं की जांच करना कि उनका सफलता की पर्याप्त संभावना है कि नहीं। कुल अपेक्षित आय का आकलन, अपेक्षित आय और व्यय का संतुलन स्थापित करना। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आ जाइए देख लेते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जो परिवार की ज़रूरत है उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, परिवार की ज़रूरत देखने के बाद में हम लोग क्या करेंगे, वांछित जो मद हैं उनकी जो है लागत का क्या करेंगे, आकलन करेंगे। उनकी आकलन करने के बाद में आप क्या करेंगे, जो आप इसका देख लेंगे, फिर आपकी जो कुल अपेक्षित आय है उसका आकलन करें। भाई आपने उनको देख लिया, अब आपकी अपेक्षित आय का आप आकलन करेंगे कि आपके पास है कितनी आय। ठीक है, आपके पास है कितनी आय। अब आप क्या करेंगे बताएं, अब आप क्या करेंगे कि जो है आपकी अपेक्षित आय और व्यय के संतुलन को स्थापित करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे आप, इसके बाद में आप करेंगे, सुनिश्चित करेंगे कि उस योजना के सफल होने की संभावना है या नहीं है। तो आपका यही ऑप्शन सही है, मिला लीजिएगा 2, 1, 4, 5, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए देख लेते हैं। सूची 1 में दिए गए मदों को सूची 2 में मिलाना है। रोजगार आय, निवेश आय, छिपी हुई आय और उत्पाद आय। स्टॉकों का क्रय, टिकाऊ वस्तुओं से सेवाएं, मजदूरी, सामुदायिक सुविधाएं, करों का भुगतान। तो रोजगार आय क्या होती है जरा बताएं फटाफट से। तो रोजगार आय की अगर बात की जाएगी तो किस में आ जाएगी, आपकी मजदूरी में आ जाएगी। निवेश आय क्या होती है, निवेश आय होती है आप कहीं पर निवेश कर दें, किसी स्टॉक पर लगा दें, कहीं पर लगा दें, वही आपकी क्या हो जाती है, निवेश आय हो जाती है। इसके बाद में छिपी हुई आय क्या होती है, छिपी हुई आय का बताए क्या करेंगे, तो आप जो सामुदायिक सुविधाएं आप लेते हैं वो छिपी हुई आय। आपका पानी का सुविधा है, छिपी हुई, आप दिखाकर दूसरों को नहीं लेते, हाँ देखो मैं पानी ले रहा हूँ, इससे इतना पैसा मेरा बच रहा है। ठीक है, इसके बाद में क्या है, उत्पाद आय क्या होता है, तो उत्पाद आय आपकी टिकाऊ वस्तुओं की जो सेवाएं हैं वो उत्पाद आय आ जाता है। CADB ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। कहीं भी कंफ्यूजन होगा बिल्कुल पूछिएगा, मैं उसको सही करके बताऊंगी। वृद्धावस्था में आर्थिक
असुरक्षा को घटाया जाता है। वृद्धावस्था में आर्थिक असुरक्षा को घटाया जाता है कैसे? मजदूरी, वेतन, सेवाएं, बचत। वृद्धावस्था की बात हो रही है तो वृद्धावस्था की आर्थिक असुरक्षा को घटाया जाता है किससे? बचत से। अगर बचत की होंगी तभी वृद्धावस्था में आपकी आर्थिक असुरक्षा से बचत हो सकती है। ठीक है, चलें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका? आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। आत्मिक धन, वास्तविक गुणवत्ता। ठीक है, तो आय आपकी जो है क्या है कि आय संतोष का वह प्रवाह है। आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन के अनुभवों से उत्पन्न होता है। वो है जो आपको प्रतिदिन के अनुभव से उत्पन्न होता है, उसकी बात हो रही है। तो वास्तविक आय हम लोगों ने क्या समझा था कि वास्तविक आय सेवाओं का एक ऐसा जो है मेल जोल है, ऐसा प्रवाह है। ठीक है, वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह है जो आवश्यकताओं के संतुष्टि के लिए क्या होता है, हम लोग को मिलता है, मतलब हम लोग संतुष्ट होते हैं उससे। तो आय संतोष का वह प्रवाह है जो प्रतिदिन अनुभवों से उत्पन्न होता है। प्रतिदिन अनुभव से, तो क्या हो जाएगा आपका? वास्तविक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, आइए देख लेते हैं। माली की सेवा मजदूरी है जबकि बैंक मैनेजर की सेवा क्या है? पुरस्कार, ऋण, वेतन, बोनस। ठीक है, माली की सेवा आपकी मजदूरी है तो बैंक कर्मी की आपकी जो है वो क्या है? तो आप सबको पता है कि बैंक कर्मी जो बैठकर काम करता है वो वेतन लेता है, और जो है शारीरिक श्रम करता है वो क्या लेता है? मजदूरी लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? बजट की यथार्थवाद की जांच पड़ताल के चरणों का सही क्रम लगाएं। वही क्वेश्चन सेम टू सेम। विलायकता, आश्वासिता करना, परिवार की दीर्घ लक्ष्यों को पहचान करना, परिवार के सभी सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करना, देशीय और सांसारिक परिस्थितियों के प्रभाव को पहचानना, आपातकालीन परिस्थिति का पूर्वाभास करना। ठीक है, बताएं क्या होता है? तो सबसे पहले तो क्या होता है कि परिवार के सभी सदस्यों की आपकी जो ज़रूरत है उसको आप क्या करेंगे? देखेंगे, उसको आप समझेंगे, उसको आप पूरा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, इसके बाद में क्या करेंगे? आपातकालीन स्थितियों का जो है आप क्या करेंगे? सोचेंगे भाई अगर आपातकालीन स्थिति आ जाती है तो उसके लिए कुछ बचा के मैं रखूं। ठीक है, इसके बाद में आप क्या करेंगे? विलायकता, आश्वासिता करेंगे, मतलब कि ठीक है अब आपके जो धन है वो खर्च हो रहे हैं, कोई बात नहीं, जहाँ पर खर्च हो रहे हैं वहाँ क्या हो रहे हैं कि ढंग की जगह खर्च हो रहे हैं, मतलब कि आप आश्वस्त हैं, आप निश्चिंत हैं कि ढंग की जगह खर्च हो रहे हैं या आपने खर्च कर दिया, आपको संतुष्टि है। ठीक है, उसके बाद में देशीय और सांसारिक परिस्थितियों के प्रभाव को पहचानेंगे। लास्ट में आप क्या करेंगे? परिवार की दीर्घ लक्ष्यों को पहचान करेंगे और उसके लिए पैसा इकट्ठा करेंगे। कहने का मतलब है जीवन भर पैसा इकट्ठा करते रहेंगे, अपने लिए कुछ नहीं कर सकते आप। ठीक है, इस क्वेश्चन का मतलब यही है। ठीक है, CEADB ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। और होता भी ऐसा, जिंदगी भर हम पैसे इकट्ठा करते रहते हैं, कमाते रहते हैं, लेकिन अपने लिए कुछ कर नहीं पाते। ग्राहक की जमा राशि को संसज्जित करने के लिए बैंक क्या सुविधाएं प्रदान करता है? बचत खाता, किसान विकास पत्र, आवर्ती खाता, अस्थाई खाता, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, चालू खाता। क्या क्या देता है बैंक? तो बैंक आपको क्या क्या देता है? बैंक की बात हो रही है, बचत खाता बैंक देता है आपको। ठीक है, उसके बाद में आवर्ती खाता बैंक आपको देता है। ठीक है, अस्थाई खाता बैंक आपको देता है, चालू खाता बैंक आपको देता है। किसान विकास पत्र आपको कहाँ से मिलता है? KYC या KIC ऐसे कुछ बोलते हैं, उससे मिलता है किसानों के लिए, उनको किसानों को पैसे मिलते हैं। नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो होता है वो बैंक से आपको नहीं मिलता। तो आपका क्या हो जाएगा? A है, C है, D है, F है। A है, C है, D है, F है। कहाँ है? ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, देख लीजिए। वास्तविक प्रत्यक्ष आय के स्रोत है परिवार के सदस्यों की सेवाएं, नौकरानी की सेवाएं, पुस्तकालय की सेवाएं, चिकित्सीय सुविधा की सेवाएं। ठीक है, तो आपकी वास्तविक सेवाओं की बात हो रही है, तो जरा बता दें कौन सी सेवाएं हैं। मैंने बता दिया प्रत्यक्ष आय कौन कौन सी है। तो परिवार के सदस्य अगर आपकी सेवा करते, कोई पैर दबा देता है, कोई हाथ दबा देता है, कोई आपको संतुष्टि देता है, तो वो क्या हो जाता है? परिवार के सदस्य की सेवाएं। ठीक है, उसके बाद में आप पुस्तकालय की सेवाएं ले रहे हैं तो वो आपकी क्या है? इसमें आती है, यानी कि 1 और 3। आप नौकरानी को पैसे देते हैं तो नौकरानी सेवा देती है, यानी कि अप्रत्यक्ष आय। चिकित्सा में आप पैसा देते हैं तो आपको सेवा मिलती है, यानी कि अप्रत्यक्ष आय। तो 1 और 3 आपका बिल्कुल सही है, अपना मिला लीजिए। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देखते हैं।
बजट एक मूल्यवान साधन है जिसका उपयोग संसाधनों के आवंटन हेतु और वास्तविक संक्रियाओं के साथ तुलना करने हेतु मार्गदर्शक के रूप में किया जाता है। बजट आय व्यय जनगणना और प्रयुक्त श्रम घंटों के पिछले वास्तविक आंकड़ों के रिकॉर्ड पर आधारित होता है। ठीक है, तो ऑप्शन बताइए जरा सही क्या क्या है, फटाफट फटाफट बताएं जल्दी से। बजट एक मूल्यवान साधन है, सही बात है, जिसका उपयोग संसाधनों के आवंटन हेतु किया जाता है। आवंटन मतलब आया गया, बांटा गया। वास्तविक संक्रियाओं के साथ तुलना करने हेतु मार्गदर्शन के रूप में कार्य करता है, ये बिल्कुल सही बात है। बजट आय व्यय जनगणना और प्रयुक्त श्रम घंटों के पिछली वास्तविक आंकड़ों का रिकॉर्ड पर आधारित होता है, सही है कुछ हद तक, नहीं तो कुछ हद तक नहीं भी सही है, मतलब आंशिक सत्य है, कह रहे मतलब पूरा सत्य नहीं दिया हो। बजट क्या होता है, घर की आय व्यय के जो साधन देखता है, किसके लिए क्या जरूरी, किसके लिए क्या नहीं जरूरी, ये जरूरी देखता है। ठीक है, वास्तविक आंकड़ों का रिकॉर्ड रखता है, सही बात है, लेकिन पूरी चीज़ नहीं दे रखा है कि हाँ भाई हर चीज़ को देखता है, आपके पास कितना आया कितना गया सारी चीज़ें। ठीक है, तो आपका क्या हो जाता है, ए और आर दोनों सही है। आर ए की आंशिक स्पष्टीकरण है, पूर्ण स्पष्टीकरण नहीं है। बजट बनाने के लिए निम्नलिखित को क्रमवार दें, आय और व्यय को बराबर लाना, अनुमानित आय को जानना, अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना, सूची बनाना। ठीक है, तो ये बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सबको पता होगा। सबसे पहले क्या करेंगे, आपको आय की जानकारी होनी चाहिए, भाई कितनी आय आपके यहाँ आती है उसकी जानकारी होनी चाहिए, यानी कि अनुमानित आय की जानकारी होनी चाहिए। अब अनुमानित आय की जानकारी होनी चाहिए, तो अनुमानित आय की जानकारी होने के बाद अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना चाहिए, भाई इन वस्तुओं को हमें चाहिए। इसके बाद आय जो आपकी जो है क्या है, आय और व्यय को बराबर में लाना, मतलब कितना आय कर सकते हैं कितना व्यय कर सकते हैं, फिर सूची बना लेंगे। बी सी ए सी, आप बी के बाद सी नहीं, बी के बाद सी के बाद ए के बाद डी। ठीक है, ए के बाद डी आपका ये आंसर है, आप देख लेंगे। पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं आते। पोषण सुरक्षा के अंतर्गत निम्नलिखित आयाम नहीं आते। उपलब्धता, पहुंच होना, अवशोषण, आय। पोषण संस्थान की बात हो रही है, पोषण संस्थान की, तो पोषण सुरक्षा के अंतर्गत आपके उपलब्धता आती, कोई सामान मिल जाए पोषण के लिए तो उपलब्ध है। पहुंच होना, पहुंच अगर पैसे हैं मिल गया, सरकारी सेवाएं मिल गई तो पहुंच है। अवशोषण आपने कुछ खाया तो आपके शरीर में पोषण लग रहा है, पहुंच है। लेकिन आय जो है ये पोषण सुरक्षा के अंतर्गत नहीं आता, आय। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है, सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आइए देख लेते हैं। परिवार के लिए भोजन किस प्रकार की आवश्यकताओं से आता है। सुविधा, आवश्यकता, लचीली, विलासिता। परिवार के लिए की बात हो रही है तो भोजन किस प्रकार की आवश्यकता है, तो आप सबको पता है भोजन हमेशा आवश्यक आवश्यकता में आता है। जब रोटी कपड़ा आपको रोटी सब्जी दाल चावल मिल जाता है, उसके बाद पनीर खाना होता है, उसके बाद मटन चिकन, जो अंडा फंडा संडा जो भी लोग खाते हैं वो सारी चीज़ें आती है, तो वो विलासिता में आती है। लेकिन प्रथम में अगर भोजन से पूछा जा रहा है तो आवश्यकता में आएगा। मैस्लो के आवश्यक अनुक्रम के सिद्धांत। मैस्लो का कितना सिद्धांत है जरा बताइए, मैस्लो ने कितने सिद्धांत दे रखे हैं बताएं जरा। ठीक है, तो मैस्लो ने कितने सिद्धांत दे रखे हैं, तो उस सिद्धांत का आपको क्या करना है, जो है एक नियम लगाना है मैस्लो का। तो मैस्लो क्या करते हैं, पहले रोटी है, कपड़ा है, मकान है, इस प्रकार की आपको मैस्लो ने बात की है। तो सबसे पहले मैस्लो ने किसकी बात की है, सबसे पहले मैस्लो ने की है शरीर की बात। भाई सबसे पहले शारीरिक आवश्यकता, शारीरिक मांग होती है। ठीक है, शारीरिक मांग के बाद में अब आपको सुरक्षा चाहिए। ठीक है, रोटी हो गई, कपड़ा आपको मिलना चाहिए। ठीक है, क्या हो जाएगा, कपड़ा सुरक्षा में और मकान सुरक्षा में आ जाएगा। ठीक है, तो आपको क्या चाहिए, सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा के बाद में आपको क्या चाहिए, भाई अब सुरक्षा भी हो गई, रोटी भी मिल गई, आपको प्यार चाहिए। ठीक है, किसी से अब आपको प्यार मिलना है। प्यार मिलने के बाद अब आप सम्मान चाहते हैं, मतलब कि अब सम्मान चाहिए, कोई ऐसा ना हो 2 थप्पड़ मार के चला जाए। ठीक है, सम्मान के बाद में आपका क्या आ जाता है, स्व यथार्थता। अब आप खुद को पहचानते हैं, आप सोचते हैं आप किस लेवल पे हैं और आप किस लेवल पर पहुंच सकते हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, स्व यथार्थता। ठीक है, अब आप मुझे सब लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। आज का दूसरा क्वेश्चन है कि मैस्लो के कितने सिद्धांत थे। ऑप्शन नंबर 4, 3, 1, 6 और 2। 4, 3, ठीक है, 6 नहीं आ रहे ना, 5 ही आ रहे हैं।
हाँ ठीक है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाता है? ऑप्शन नंबर बी सही चला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आ जाइए देखते हैं। बजट बनाने के लिए निम्नलिखित क्रमवार बनाएं। वही सेम घूम घूम के क्वेश्चन आता है। आय और व्यय को बराबर लाना, अनुमानित आय को जानना, अनुमानित वस्तुओं का अनुमान लगाना, सूची बनाना। ठीक है, सेम टू सेम वही क्वेश्चन है, तो इसको आप लोग अपने आप से कर सकते हैं, इसको बार बार बताने से कोई फ़ायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। वस्तुओं और सेवाओं का ऐसा प्रवाह जो मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए निश्चित समय के लिए उपलब्ध होता है, वह कहलाता है। सेम चीज़ वही क्वेश्चन था। वस्तुओं और सेवाओं का एक ऐसा प्रवाह जो मानवीय आवश्यकता संतुष्टिकरण के लिए एक निश्चित समय के लिए उपलब्ध होता है, वह क्या कहलाता है? बताएं। उसका मौद्रिक कहलाता है, वास्तविक कहलाता है, मानसिक कहलाता है, कुल आय कहलाता है। तो ये वास्तविक आय कहलाता है कि वस्तुओं से और सेवाओं से आपको ये चीज़ें मिलती हैं। मैंने बार बार बताया, वास्तविक आय ही होती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए। आवश्यकता के तुरंत संतुष्टि विशिष्ट लक्षण होते हैं। इदम, अहम, सुपर अहम और उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो आपको पता है ईड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, ये तीन चीज़ होते हैं। तो आपकी जो ईदम होती है यानी कि ईड होता है, ये अचेतन मन का प्रतिनिधित्व करता है, मतलब अचेतन मन को ये प्रदर्शित करता है, दर्शाता है। ठीक है, एक होता है चेतन, एक होता है अचेतन, अवचेतन। ठीक है, अचेतन मतलब होता है जो आपके सामने होता रहे। ठीक है, आपका एक होता है अवचेतन। अवचेतन क्या होता है? जब आपका दिमाग, आप सो रहे होते तो वो पीछे चलता रहता है। ठीक है, तो आपका क्या होता है, एक ईदम होता है, एक ईड, ईडम और एक सुपर ईगो। ईड, ईगो, सुपर ईगो। ठीक है, तो आपका जो आवश्यकता की संतुष्टि से संतुष्टि मिली, मतलब आपकी आवश्यकता पूरी होगी, आपको संतुष्टि मिली, तो क्या होता है? वो ईदम होता है। क्या होता है? ईदम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इनमें से कौन सा वाक्य असत्य है? पैसा आय वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के रूप में प्राप्त होता है। वास्तविक आय वह है जो सेवाओं एवं वस्तुओं पर बचत से प्राप्त होता है। ठीक है, मानसिक आय सेवाओं एवं वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त संतोष को कहते हैं। निचली आय पैसे की उधार लेकर प्राप्त होता है। क्या बताना है इसमें? आपको बताना है। क्या बोल रहा है? पैसा आय वह आय है जो प्रचलित नोट, सिक्के, चेक अथवा ड्राफ्ट के द्वारा प्राप्त होता है। वास्तविक आय वह आय है जो सेवाओं एवं वस्तुओं के बचत से प्राप्त होता है। बिल्कुल गलत है। मानसिक आय सेवाओं और वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त संतोष को कहते हैं। ठीक है, ठीक। निचली आय पैसे को उधार लेकर प्राप्त होता है। आपके ए और आपका बी दोनों आंसर आपके क्या हैं? सही हैं। मानसिक आय कौन सी आय होती है? जरा आप समझें। मानसिक आय आप समझें। मानसिक आय के अंतर्गत व्यक्ति द्वारा जो है वास्तविक आय से प्राप्त संतोष को सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, मानसिक आय शुद्ध रूप से वस्तुगत होती है जिसे नापना संभव नहीं होता है। ठीक है, मानसिक आय को आप नाप नहीं सकते हो। ठीक है, तो मानसिक आय आपकी किससे प्राप्त होती है? आपको मानसिक आय जो होती है किससे प्राप्त होती है? आपको जो है ये सेवाओं से प्राप्त होती है। ठीक, और इसका आपको उत्तर कहाँ मिल जाएगा? आप मंजू पाटनी जी की बुक नई वाली जो मतलब इस समय आप लोग लिए होंगे, उसमें 434 का जो है आपका पेज नंबर है, उस पेज नंबर पर आप चले जाएंगे। आप ऊपर से ही पढ़ना, दूसरी तीसरी लाइन को देखें, दूसरी तीसरी या चौथी लाइन में ऐसे कहीं है, आप उसको देखेंगे, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि मानसिक आय सेवाओं एवं वस्तुओं के उपयोग से प्राप्त होती है। तो आपका ए और बी नहीं, मैंने गलत लिख दिया। बी नहीं भाई, बी नहीं, सी का बात मैं कर रही हूँ। ठीक है, बी नहीं, मैं सी की बात कर रही हूँ भाई। सी आपकी ए और सी क्या है? ए और सी दोनों क्या है? सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? आ जाइए और देख लीजिए। मजदूरी, वेतन, मकान किराया, जमीन किराया, पेंशन व रॉयल्टी बैंक कहलाती है। प्रत्यक्ष मुद्रा आय, अप्रत्यक्ष अन्य आय और कोई भी नहीं। ठीक है, तो बताएं। तो आपकी जो है मजदूरी, वेतन, मकान किराया, जमीन किराया, पेंशन, रॉयल्टी, ये सब कौन सी आय कहलाती है? आपकी प्रत्यक्ष आय कहलाती है। प्रत्यक्ष क्यों कहलाती है? क्योंकि आप इसको धन देकर नहीं खर्च करते। मकान बनवा लेते हो तो आपको किराया प्राप्त हो रहा है, वो आपका अप्रत्यक्ष में नहीं प्रत्यक्ष में आएगा। ठीक है,
नौकरानी को आप रुपए दे रहे हो, उससे सेवा ले रहे हो, तो आपको क्या आ जाएगा वो, और नौकरानी की बात मैं बोल रही हूँ। ओ मजदूरी क्या करो, आप मजदूरी कर रहे हो, पैसा पा रहे हो, ठीक है, आप रुपए देकर नहीं, आप पहले काम कर रहे हो फिर उससे आप पा रहे हो, तो वो क्या हो जाएगा, प्रत्यक्ष आय में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, आ जाओ देखते हैं। किसके नियंत्रण में राष्ट्रीय बचत पत्र होता है? HDFC बैंक, डाक खाना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सहकारी बैंक। तो वो क्या बोलते हैं आपका, नियंत्रण राष्ट्रीय बचत पत्र होता है डाक खाना के। ठीक है, ये डाक खाना में डाक घा लग गया है, डाक खाना होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। बजट का मुख्य परंतु अंतिम मद है प्रतिनिधि संतुलित व बढ़िया भोजन लेना, धन को आकस्मिक प्रयोग के लिए रखना, स्वयं का घर, विलासता वस्तु पर व्यय करना। तो बजट का आखिरी चीज़ क्या है, थोड़ा धन जरूर बचाएं अपने आने वाले समय के लिए। शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है समन्वय व पुरस्कार, जोखिम वहन पुरस्कार, नव परिवर्तन का पुरस्कार, एकाधिकार लाभ। ठीक है, शुद्ध लाभ में सम्मिलित नहीं है। तो शुद्ध लाभ अगर माना जाए तो एकाधिकार, मतलब सिर्फ मेरा अधिकार है इस लाभ में और किसी का अधिकार नहीं है, तो ऐसे लाभ को क्या बोलते हैं, शुद्ध लाभ नहीं बोलते हैं। शुद्ध लाभ का मतलब है किसी को समस्या ना हो और सबके लिए काम आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से क्या वास्तविक विनियोग नहीं है? नई वस्तु, निर्माणकार, कंपनी का शेयर कैपिटल, बिक्री के लिए माल। क्या वास्तविक विनियोग नहीं है? वास्तविक विनियोग की बात हो रही, नई वस्तु, निर्माणकार, कंपनी का शेयर कैपिटल, बिक्री के लिए जो आपके वस्तु है, माल है वो। तो आपका जो वास्तविक विनियोग है वो नई वस्तु खर्च करते हैं, निर्माण कार्य करते हैं, बिक्री के लिए आप माल खरीदते हैं, कंपनी का शेयर और कैपिटल, ये सारी चीज़ें आपकी वास्तविकता में नहीं आती, वास्तविक विनियोग में नहीं आती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, घरेलू बचत का अच्छा उपाय है डाकखाना, बैंक, ए और बी दोनों या महाजन। तो आपका ए और बी क्या आ जाएगा, दोनों आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सर्वाधिक असुरक्षित चेक कौन सा होता है? अकाउंट पेई, ड्राफ्ट, वैरियर चेक, यहाँ वैरियर लिखा है, वैरियर करेंगे, और विदेशी चेक। तो सबसे सुरक्षित असुरक्षित है, सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है? तो सबसे असुरक्षित चेक आपका होता है वैरियर चेक। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वैरियर चेक। सबसे असुरक्षित होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या आ जाता है, आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन भी। चालू खाते में से पैसा निकाला जा सकता है दिन में एक बार, सप्ताह में एक बार, महीने में एक बार, आवश्यकता अनुसार कई बार। तो चालू खाता पहली बात तो जो है किसके लिए खोलता है, पहले तो खुलता है व्यवसायिक के लिए। दूसरी बात, चालू खाते में आप पैसे भी बार बार डाल सकते हैं, पैसे भी आप निकाल सकते हैं बार बार। ठीक है, चलें। बही खाता क्या है? रोकड़ बही है, तुलन पत्र है, जर्नल है, मूल लेखा पुस्तिका है। बही खाता, ठीक है, तो बही खाता क्या है ये आपको बताना है। ठीक है, तो बही खाता आपका जो होता है वो क्या होता है, खाता बही, मतलब आपने कितना पैसा पाया, कितना पैसा खर्च किया, वही उसको बही खाता बोलते हैं। वो मूल लेखा पुस्तिका होती है, उसमें सारी चीज़ें आपको ढंग से लिखनी होती है, डेट वाइज। ठीक है, पुरानी पिक्चरों में देखे होंगे मुंशी लोग रहते थे, तो मुंशी लोग के पास बही खाता होता था, रेड कलर की बुक होती थी, उस पर लिखे रहते थे, ये देखो भैया तुमने इतना लिया था, दिया नहीं, अब अपना मकान खाली करो। ठीक है, ये होता था। सर्वाधिक असुरक्षित चेक कौन सा होता है? अकाउंट पेई, ड्राफ्ट, वैरियर चेक या विदेशी चेक। तो आपको मैंने बता दिया कि सबसे असुरक्षित चेक कौन सा होता है, वैरियर चेक या वियरर चेक, जो भी आप बोलते हो, वैरियर चेक। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, निम्न में से किस प्रकार का लेखा भविष्य योजना हेतु सहायक होता है? दैनिक लेखा, मासिक लेखा, वार्षिक लेखा, साप्ताहिक लेखा। तो जब भी आप लेखा जोखा बनाते हो, लेखा भविष्य योजना बनाते हो, भविष्य योजना की बात मैं बोल रही हूँ, रोज की योजना की बात नहीं बोल रही। ठीक है, भविष्य योजना बनाते हो तो आपकी जो है वार्षिक लेखा जोखा होता है वो भविष्य के लिए अच्छा होता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने कितने क्वेश्चन किए? 50 क्वेश्चन किए। तो प्लीज़ बताइएगा सेशन कैसा रहा, आप नीचे ज़रूर लिखिएगा। साथ ही साथ 2 क्वेश्चन पूछे, उसका आंसर कीजिएगा। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। साथ साथ टेलीग्राम से जुड़िएगा, वहाँ पर आपको
जो है इन सब चीज़ों के PDF मिल जाते हैं जो मैं पढ़ाती हूँ। डेली लाइव क्लास आती है आपकी 5 से 6, ज़रूर उसमें सम्मिलित होइए और बहुत अच्छी क्लास है। जितने लोग ले रहे हैं उनको बहुत फ़ायदा मिल रहा है उससे, तो आपको भी फ़ायदा मिलेगा उम्मीद करती हूँ। साथ ही साथ मैं क्वेश्चन इस समय नहीं डाल पा रही हूँ टेलीग्राम पर, क्योंकि कारण है समय का जो है थोड़ा सा अभाव है समय का, इसलिए तो जो है मैं समय के अभाव के लिए क्षमा चाहती हूँ। और मैं क्वेश्चन भी डालूंगी, चिंता मत कीजिए, थोड़ा सा मैनेजमेंट करना है समय का। तो आप लोग से उम्मीद करती हूँ सब लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा, नहीं देखा हो तो दोबारा देखिएगा, सारे क्वेश्चन आपके सही हो जाएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन गलत थे इसलिए आपको वीडियो देखना जरूरी है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट क्वेश्चन के माध्यम से। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, पढ़ते लिखते रहिए, मस्त रहिए, खुश रहिए। ओके बाय, जय हिंद।